I think I messed up. There's one thing I forgot to tell you. The future is brimming with opportunity. From AI and renewable energy to digital banking and healthcare, these sectors are set to thrive. Stay informed, stay invested. Follow Market Insights by Rajesh Sharma for more updates. Subscribe now and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। You cannot make money without a long-term mindset. मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टोरल इंडिसेस का गहराई में विश्लेषण करेंगे, जो वर्तमान में अपने 52 हफ्तों के उच्च स्तर से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यह आपके पोर्टफोलियो में गुणवत्ता वाले स्टॉक्स जोड़ने का सुनहरा अवसर हो सकता है। इस वीडियो में हम प्रमुख सेक्टरों जैसा कि एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, पीएससी, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और फार्मा सेक्टर का अवलोकन करेंगे। उनका वर्तमान मूल्यांकन, प्रमुख ड्राइवर्स और विकास संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। क्यों पहले सेक्टर का विश्लेषण करना जरूरी है और फिर स्टॉक्स का चयन करना चाहिए? सेक्टर विश्लेषण पहले क्यों किया जाता है? ये सब अहम क्वेश्चंस हैं। सेक्टर का विश्लेषण स्टॉक्स के चयन के पहले करना निवेशक की एक मजबूत रणनीति है। यह प्रक्रिया व्यापक आर्थिक और बाजार की स्थितियों के साथ निवेश निर्णयों को जोड़ती है, जिससे बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ती है। इसके मुख्य कारण है मैक्रो ट्रेंड सेक्टर के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। मैक्रो ट्रेंड यानी कि ब्याज दर, महंगाई, सरकारी नीतियां और वैश्विक ट्रेंड पूरे सेक्टर पर प्रभाव डालते हैं। सही सेक्टर का चयन करने से उन स्टॉक्स की पहचान में मदद मिलती है जो अनुकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पूंजी प्रवाह से सेक्टर का मोमेंटम तय होता है। म्यूचुअल फंड एवं विदेशी निवेशक अक्सर सेक्टर आधारित पूंजी आवंटन करते हैं। जिन सेक्टर्स में ज्यादा निवेश होता है वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सेक्टर प्रदर्शन और स्टॉक्स प्रदर्शन में संबंध दिखाई देता है। कमजोर सेक्टर का मजबूत स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, जबकि मजबूत सेक्टर के औसत स्टॉक्स भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन एक अनिवार्य है। सेक्टर का विश्लेषण विविधीकरण में मदद करता है। अलग अलग कैटेगरी जैसे साइक्लिकल एवं डिफेंसिव सेक्टर्स में निवेश करके जोखिम कम किया जा सकता है। इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझना। सेक्टर का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और कहाँ चुनौतियां हैं। उससे उन कंपनियों को चुनने में मदद मिलती है जो अपने सेक्टर में अग्रणी हैं। सेक्टर लीडर्स की पहचान करना बहुत जरूरी है। सही सेक्टर का चयन करने के बाद उस सेक्टर के लीडर्स या उभरती कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। वैल्यू ट्रैप से बचाव। कुछ स्टॉक्स सस्ते लग सकते हैं, लेकिन वो घटते हुए सेक्टर का हिस्सा भी हो सकते हैं। सही सेक्टर चुनने से ऐसे स्टॉक से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय शेयर बाजार सन 2022-23 में आईटी एंड टेक्नोलॉजी के शेयर जो है वैश्विक मंदी के डर से कमजोर हुआ करते थे, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स ने क्रेडिट ग्रोथ और मांग वृद्धि के कारण अच्छा प्रदर्शन किया।
सेक्टर का विश्लेषण करने वाले निवेशक आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। तो आइए देखते हैं हमारे जो बाजार के प्रमुख जो सेक्टर्स है उनका करंट मार्केट प्राइस और आरएसआई इंडेक्स क्या कहता है। पहला एनर्जी सेक्टर, बहुत कम आरएसआई आ गया है 29.15, पीएसयू बैंक्स 25.81, पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 29.47, ऑटो 43.75, एफएमसीजी 50.60, इंफ्रा 33.66, कंजम्पशन 40.12, प्राइवेट बैंक्स 30.22, फाइनेंशियल सर्विसेज 40.12, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 56.34, फार्मा 41.77। ये कुछ प्रमुख सेक्टर्स हैं जिनके जो अपने उच्चतम स्तर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से काफी नीचे में आपको उपलब्ध हो रहे हैं। इस समय काफी सस्ते में मिल रहे हैं। उनके इंडेक्स भी काफी सस्ते में इस समय चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि कितना ड्रॉप इनमें आया और कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। तो एनर्जी सेक्टर अपने उच्चतम स्तर से 21.89% कम में मिल रहा है। यानी कि अगर हम इनके कुछ चुनिंदा जो लीडर्स हैं जो एनर्जी सेक्टर के, अगर उनमें चुनाव करें तो वो बहुत सस्ते में शेयर अपने पोर्टफोलियो में डालने का मौका मिल जाएगा। Energy sector remains the backbone of our economy and recent corrections have opened up value buying opportunities. एनर्जी सेक्टर हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है और अभी का जो करेक्शंस हुआ है उससे इसकी खरीदारी करने में या इसमें इसके स्टॉक्स की खरीदारी करने में एक अवसर प्रदान मिला है। इसके मुख्य कारक है कि आगे में सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेगी, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलेंगे और ग्लोबली एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी। कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन उसके एनर्जी सेक्टर के कुछ प्रमुख शेयर हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आइए इसका एनर्जी इंडेक्स जो है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो यह है निफ्टी एनर्जी जो वीकली चार्ट पे काफी गिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऊपर से काफी ड्रॉप है इसका, मतलब जो रेंज है, प्राइस रेंज है, नीचे काफी नीचे आ चुका है। तो करीब करीब देखिए 25.76% तो यहाँ पे दिख रहा है कि वहां से गिरा है। तो आपने एनर्जी सेक्टर को पे फोकस करना और इसके जो शेयर्स है, जो लीडर्स है या फिर जो इसमें उभरते हुए स्टॉक्स हैं, उनमें आपको एनालाइज करना है और अपने एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी है। इसका मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट भी इसका 4 महीने से गिरा हुआ है, 4-5 महीने से गिरा हुआ है और डेली में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो अगला है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक्स जो है इस समय उसका इंडेक्स जो है 6,335 रुपया 40 पैसा पे मिल रहा है और इसका आरएसआई 33.09 है और ये अपने 52 हफ्ते के ऊपर स्तर से नीचे मिल रहा है, करीब करीब 21% नीचे मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या संभावना है। PSU banks have shown significant improvements in asset quality and profitability. हाल के सालों में या हाल के दिनों में PSU बैंक्स में जो एनपीएज हैं वो काफी घट गए हैं और उनमें सिग्निफिकेंट एसेट क्वालिटी में ग्रोथ दिखाई दी है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बढ़ी है।
आगे आने वाले समय में इसके मुख्य कारक होंगे कि इसका क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव करेगा, एनपीएस और फर्दर रिड्यूस होंगे और गवर्नमेंट कैपिटल इसमें डाला जाएगा। कुछ प्रमुख इस सेक्टर के कुछ प्रमुख स्टॉक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। आइए पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स देखते हैं चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रॉप है आपके डेली चार्ट पे, और इसका वीकली चार्ट भी वीक ही है इस समय। पिछले 4 हफ्तों से इसमें गिरावट है, लेकिन आगे आने वाले समय में शॉर्ट टर्म भी एंड लॉन्ग टर्म भी पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आप इसमें अच्छे से एनालाइज कीजिए और इसके अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए और अपने एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका अभी है। मंथली चार्ट भी इसका पिछले 6 महीनों से तो 7 महीनों से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसका उठने का और आगे बढ़ने का समय आ गया है। बजट रैली जो उम्मीद करते हैं कि जल्द शुरू होगी आखिरी हफ्ते में, तो वो जो है उस रैली में पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो अगला सेक्टर हमारा है पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी सार्वजनिक संस्थाएं। उसका करंट मार्केट प्राइस इस इंडेक्स का है 9,495 रुपया 35 पैसा, और आरएसआई काफ़ी कम है 38.59। और ये वो स्तर है जहाँ पे आपको इसका संग्रह करना चाहिए, इनके स्टॉक्स का संग्रह करना चाहिए। ये अवसर है और ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो इसका इंडेक्स अपने 52 हफ्ते के सबसे उच्चतम स्तर से करीब करीब 20% नीचे मिल रहा है। आइए इसकी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑफन अंडरवैल्यूड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स एंड गवर्नमेंट बैकिंग। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड भी देती है और गवर्नमेंट की बैकिंग भी है, लेकिन अंडर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि लोग इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके मुख्य कारक रहने वाले हैं फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट प्लान्स, पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। और इनके चुनिंदा शेयर हैं कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए इसके चार्ट पे देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो चार्ट है वो मंथली पे पिछले 5 महीनों से कमजोर नजर आ रहा है, और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट भी काफी कमजोर है, और डेली तो है ही कमजोर। तो लेकिन ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो चुनिंदा स्टॉक्स है वो एनालाइज करके आप उसको सोच सकते हैं लेने का। तो आइए देखते हैं अगला इंडेक्स का। अगला इंडेक्स है ऑटो। इसका करंट आरएसआई जो है 49.27 है, और इंडेक्स का मार्केट प्राइस अभी इस समय 23,370 रुपीज 15 पैसा चल रहा है, और ये अपने उच्चतम स्तर से 15.22% नीचे में अवेलेबल है। ऑटो सेक्टर इज रेविंग अप विद इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेवोल्यूशन आने वाली है, चल रही है प्लस आने वाली है, और है एंड उसकी डोमेस्टिक डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। इसके फ्यूचर के लिए की मुख्य कारक क्या होंगे? ईवी अडॉप्शन, ज़्यादा ईवी में इनोवेशन होगा, ज़्यादा अच्छी तरह की गाड़ियाँ आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पॉलिसी से इंसेंटिव मिल रहा, कई राज्यों में पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पे आपको इंसेंटिव मिलता है, और इसकी डिमांड बढ़ने से इसका सेक्टर भी काफ़ी अच्छा करेगा। कुछ प्रमुख शेयर जो इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इस तरह के काफी सारे शेयर्स हैं जो इस सेक्टर को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आइए इसके चार्ट को देखते हैं।
निफ्टी ऑटो का डेली चार्ट जो है वो 5 दिनों से तो कमजोर नजर आ रहा है, और इसका वीकली चार्ट अगर हम देखें, वीकली चार्ट भी जस्ट उभरने की कोशिश कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर भी कुछ दम दिखाने का कमर कस के बैठा हुआ है। और इसका मंथली चार्ट पिछले 4 महीनों से कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर बजट में इसके इसके मुताबिक पॉलिसीज आई तो डेफिनेटली ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो आइए देखते हैं अगला सेक्टर कौन सा है। अगला सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाला है, बल्कि पूरे साल में अच्छा करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया हुआ है कि हम अपने बजट में ऐसी स्कीमें या ऐसा ऐलान करेंगे जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन इंडेक्स और एफएमसीजी डेफिनेटली बढ़ेंगे। और एफएमसीजी अभी तक शांत रहा है, तो आगे इसके बढ़ने की खूब संभावना है। करंटली ये इसका इंडेक्स जो है 56,967 रुपये 60 पैसे में मिल रहा है, और इसका आरएसआई जो है 49.42 है। ये अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब करीब 15% कम में मिल रहा है। तो आइए इसकी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। FMCG remains a defensive play with consistent demand across urban and rural markets. FMCG सेक्टर की कंपनियां जो है वो अब शहर के बाद गांव में या रूरल एरियाज में पेनिट्रेट कर रही है, और वहां पे अपनी अपनी पहुंच बना रही हैं। इससे उनकी डिमांड में जो ग्रोथ होने वाली है वो आप समझ सकते हैं, और आने वाले वक्त में एफएमजी सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। इसके मुख्य कारक क्या रहेंगे? रूरल डिमांड रिकवरी। रूरल डिमांड जो अभी नहीं थी इतनी, अभी उसमें रिकवरी जब आएगी तो इसका सेक्टर और बढ़ेगा। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट लाइंस एंड प्रीमियमाइजेशन। इसके कुछ मुख्य स्टॉक्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया और भी तमाम है। तो आइए इस सेक्टर का भी चार्ट देख लें। एफएमसीजी का चार्ट जो है वो मंथली में पिछले 4 महीनों से वीक है। वीकली चार्ट में ये उभरने का कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 2 कैंडल्स बनाए हैं। अभी एक का और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 1 वीक और इंतजार करना पड़ेगा। और डेली में इसने उसी लेवल पे है और उठने की कोशिश कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि अगला सेक्टर कौन सा है। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स जो है वो करंट मार्केट प्राइस है 8,455 रुपया 5 पैसा, और इसका आरएसआई है 41 रुपीज 35 पैसा। और ये अपने उच्चतम 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से करीब 13% नीचे में मिल रहा है। इसकी संभावनाएं, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर विथ मैसिव कैपेक्स प्लान्स फ्यूलिंग ग्रोथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी कभी खत्म नहीं होती है, और अभी खत्म हुई भी नहीं है। इसमें मैसिव, अभी पिछला साल जो इलेक्शन का था, कुछ ना कुछ इलेक्शन लगे हुए थे, तो बहुत सारा स्पेंडिंग नहीं हो पाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाया गवर्नमेंट की तरफ से। इस साल गवर्नमेंट कंजम्पशन, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको ध्यान में रखते हुए केपेक्स का प्लान कर रही है, और उस केपेक्स से, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर से इसमें डेफिनेटली बहुत ग्रोथ आने वाली है। तो की ड्राइवर्स या मुख्य कारक क्या होंगे? गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करे, ज्यादा खर्चा करे, पीपीपी मॉडल्स का ज्यादा प्रसार हो, और इसका अर्बनाइजेशन हो। और इसके प्रमुख शेयर जो है वो है लार्सन ट्यूब्रो, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड।
आइए इसका चार्ट देख लेते हैं इस सेक्टर का। डेली पे काफी कमजोर, वीकली पे भी अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और मंथली में भी कमजोर। तो ये वेट कर रहा है कि बजट में इसके लिए क्या अनाउंसमेंट होगा। बजट में इसके लिए अगर अवसर अच्छे प्रदान होते हैं तो ये सेक्टर काफी उठेगा और काफी अच्छा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगला सेक्टर है कंजम्पशन। कंजम्पशन हमने जैसा कि एफएमसीजी में बताया था, कंजम्पशन पे इस समय फोकस है, और इसका कंजम्पशन इंडेक्स जो है इस समय 11,367 रुपया 30 पैसे पे, और RSI 45.05, और इसका इंडेक्स जो है वो अपने उच्चतम स्तर से करीब करीब 13% नीचे मिल रहा है। तो consumption, rising disposable income and changing consumer preferences are driving the consumption sector. तो ये आम आदमी के जो कंजम्पशन या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, जो कि खर्चा करने की जो उसका इच्छा होती है, उससे ये सेक्टर बढ़ता है। इस समय जरूर मंदी का समय है कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, उनको एक संशय है कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसा चलेगा, प्लस टैक्स भी बहुत ज्यादा है। तो हो ना हो, टैक्स में कुछ कटौती की जाए, जीएसटी में कुछ कटौती की जाए, जिससे आम आदमी के पास जो सरप्लस इनकम आएगी उससे वो खरीदारी करेगा। और उस ऐसा अगर कुछ हुआ तो कंजम्पशन सेक्टर काफी अच्छा करने वाला है फ्यूचर में। इसके मुख्य कारक जो होंगे फ्यूचर के लिए, वो अर्बनाइजेशन, डिजिटल पेनिट्रेशन, एस्पिरेशनल स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग अभी इस समय बंद है, तो आगे में फ्यूचर में जब सरप्लस मनी रहेगी आम आदमी के पास में तो वो बढ़ेंगी। तो कुछ प्रमुख जो शेयर्स है, स्टॉक्स है जो इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट, टाइटन कंपनी एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स। आइए इस सेक्टर का भी चार्ट देख लेते हैं। पिछले 4 महीने से ये स्टॉक मंथली चार्ट पे कमजोर है, वीकली चार्ट में उभरने की कोशिश कर रहा है, और डेली चार्ट में अभी कमजोरी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि ये बजट पे निर्भर करता है कि बजट से इसको उत्साहित किया जाता है कंजम्पशन के लिए कि नहीं। अगर कंजम्पशन के लिए उत्साहवर्धक चीजें आएंगी तो कंजम्पशन का इंडेक्स प्लस उसके स्टॉक्स खूब बढ़ेंगे। तो अगला सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स। तो अभी हम लोगों ने 2 नंबर पे PSU बैंक्स की चर्चा की थी, अब है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स करेंटली 24,462 रुपये 82 पैसे में मिल रहा है, एंड इसका RSI काफी नीचे है, 37.38, और ये अपने उच्चतम स्तर से करीब करीब 10% नीचे मिल रहा है आपको। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या संभावना मिलती है। Private banks are leading the credit growth story with strong balance sheets and digital initiatives. हमारे प्राइवेट बैंक्स जो है वो हमारे क्रेडिट ग्रोथ स्टोरी को अग्रणी बना रहे हैं, और उनके स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स भी इस चीज का प्रमाण है, और उनके नए नए डिजिटल इनिशिएटिव जो हम आप और हमारे लिए निकाले जाते हैं, उससे भी प्राइवेट बैंक सेक्टर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो इस सेक्टर के प्रमुख स्टॉक्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो आइए इस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए काफी सस्ते में मिल रहे हैं, जो इंडेक्स है वो भी सस्ते मिल रहा है, प्लस इसके शेयर्स भी सस्ते में मिल रहे हैं। तो आप इसका ठीक से एनालिसिस कीजिए और अपने एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका अभी ही है। तो ये मंथली चार्ट में भी काफी ड्रॉप दिखाई दे रहा है, एंड वीकली चार्ट में भी
ड्रॉप है। तो कुल मिला के सेक्टर प्लस इसके स्टॉक्स जो है बहुत सस्ते में आपको मिल रहे हैं। तो अगला सेक्टर जो है हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका करंट मार्केट प्राइस 23,236 रुपया 5 पैसा है और RSI जो है 45.05, और ये 7% सस्ते में मिल रहा है आपको अपने उच्चतम स्तर से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और अदर अन्य फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है हमारे लिए ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। नए नए स्कीमें लाके नए नए आपको आपको जो माइक्रो लेवल लोन्स है वो इनके थ्रू मिलता है। तो इनके मुख्य कारक क्या होंगे फ्यूचर के लिए? डाइवर्सिफाइड लोन बुक्स, इनका लोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें तो इनके वो ड्राइवर्स बनते हैं। राइजिंग फिनटेक अडॉप्शन, इसमें टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और रेगुलेटरी सपोर्ट रहेगा इनको, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। इसके प्रमुख स्टॉक्स जो हैं वो है बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड एंड श्रीराम फाइनेंस। तो आइए इस सेक्टर का भी चार्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि पिछले चार हफ्ते से ये स्टॉक इंडेक्स गिरा हुआ है, और मंथली चार्ट में भी हल्का सा ड्रॉप है। इसको भी बजट से बहुत उम्मीदें हैं, बजट में कोई इनके लिए अच्छी खबर मिलेगी, अच्छा इनको सपोर्ट मिलेगा तो ये सेक्टर भी आगे बढ़ सकता है। तो अगला है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। ये इस समय 6% नीचे मिल रहा है, 6% सस्ते में इसके स्टॉक्स मिल रहे हैं, और इसका RSI है 47.33, और इस इंडेक्स का करंट मार्केट प्राइस है 43,634.25। आइए देखते हैं इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन्स, द IT सेक्टर रिमेन्स रिजिलियंट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स एंड AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन। इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अगर AI में इन्होंने खूब इनोवेशन किया और AI संबंधित बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे आम आदमी तक पहुंचने वाले सिस्टम्स बनाए, तो ये सेक्टर जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी बहुत इसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। तो फ्यूचर के लिए इसके मुख्य कारक होंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, खासकर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके इस सेक्टर के प्रमुख स्टॉक्स जो हैं वो इन्फोसिस, TCS और विप्रो। इसका चार्ट देखते हैं। IT का चार्ट जो है अच्छा दिख रहा है, मंथली चार्ट तो ऊपर ही जा रहा है, उसका ट्रेंड ऊपर ही है। वीकली चार्ट जरा सा कम है, जरा सा कमजोर है, बट इसको कवर अप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और डेली में इसने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है आज। देखिए आज की डेट है, आज इसने बनाया, दैट मीन्स आज इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज इसका इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके स्टॉक्स ने भी परफॉर्म किया है। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे आखिरी जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर, जिसका करंट मार्केट प्राइस 23,011.10 है, और हमारा इसका RSI जो है वो 54.86 है, और करंटली ये 3% ऊपर से गिरा हुआ है। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स में फार्मा रिमेन्स अ डिफेंसिव सेक्टर विद स्टेडी डिमांड एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, और इसके मुख्य कारक है ग्लोबल जेनरिक ड्रग डिमांड, हेल्थ केयर अवेयरनेस, इनोवेशन। और इसके प्रमुख स्टॉक्स जो हैं वो है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला। आइए फाइनली इसका भी चार्ट देखते हैं।
तो आप फार्मा का देखिए, फार्मा काफी गिरा हुआ है। डेली में तो काफी 1 2 3 6 दिनों से लगातार गिर रहा है। और वीकली में अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है, आप देख सकते हैं। हल्की से लेकिन बची है। और मंथली में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए इस लाइन से काफी ऊपर में इसका ऑरेंज लाइन चल रही है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका बुलिशनेस कंटिन्यू करने की पूरी संभावना है। तो इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है, वो उसके की ड्राइवर में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। की ड्राइवर्स क्या है और क्या फ्यूचर में करने से इनको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि बैंकिंग सेक्टर में जो है क्रेडिट डिमांड बढ़ना चाहिए, डिजिटल अडॉप्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए। और 2025 से 30 तक रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में। बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये बहुत अच्छा करेंगे और लीड करेंगे सेक्टर को। और इसका एसेट क्वालिटी को भी अपने आप स्टेबल रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके की ड्राइवर्स, राइजिंग ग्लोबल डिमांड, विदेशों में इसकी खपत, इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़े, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाए, क्लाउड सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसके सूत्रधार होंगे। फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी जो हमारे जो हैकिंग होती है, सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, उससे बचाव के लिए कितना कर सकते हैं, ऑटोमेशन कितना कर सकते हैं, इनके आईटी एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ेंगे। और 2025 में देखें तो रिकवरी एंटिसिपेटेड पोस्ट ग्लोबल स्लोडाउन, तो टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो है इससे बेनिफिट करेंगी। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में कितना आगे बढ़ेगा, नेट जीरो एमिशन की तरफ और सस्टेनेबिलिटी गोल्स की तरफ। गवर्नमेंट की तरफ से कितनी स्पेंडिंग आएगी सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सब ऑल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। 2025 से 2030 तक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इसमें होने की संभावना है और ये फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट दिखता है। हालांकि अभी इस समय बहुत सबड्यूड है, बहुत थमा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा होने वाला है। कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन और टाटा पावर जो है इस चीज को, इस अवसर को भुना सकती हैं। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल तो हमेशा अच्छा रहेगा, बिकॉज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और उसका जो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर में फोकस है वो हमेशा बना रहेगा। और नए नए इन्वेंशन होते रहेंगे, नए नए वैक्सीन बनती रहेंगी। डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड भी इसमें इन्वॉल्व है हेल्थ टेक्नोलॉजीज में। और हमारे ड्रग्स की जो है बाहर में विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। 2025 में इसके और उभरने और बढ़ने के खूब चांसेस हैं। और उसमें प्लेयर्स लाइक सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब ये अपने ग्लोबल फुटप्रिंट और बढ़ाएगी और इसमें खूब इनोवेशन और आर&डी भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, ये सब उसके ड्राइवर्स हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब आपको जो सस्ते घर जो दिए जा रहे हैं लोगों को। रियल एस्टेट डिमांड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज जो है इसके ड्राइवर्स हैं। 2025 से 30 तक कंपनीज जैसे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये सब काफी इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं जो रेलवेज और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल में जैसे कि डिस्कस किया था कि ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब चीजें जो है वो इसके लिए डिमांड के लिए आगे ग्रोथ का रास्ता क्लियर करेंगी। और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड और महिंद्रा ये सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी, तो ऑटो सेक्टर भी आगे निकलेगा। कंज्यूमर गुड्स बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज कंज्यूमर अभी इस समय कंज्यूमर कंजम्पशन जो है अभी फोकस में है।
केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो की ड्राइवर्स रहेंगे, और लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स ये भी फ्यूचर के सेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा जो हमने बताया है वो अच्छा लगा है, और आपको समझ आ गया कि सेक्टर की एनालिसिस स्टॉक से पहले क्यों करनी चाहिए, तो आप इसको जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।